टाइम हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हाउ फार यू स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, यू ऑल रिमेम्बर? ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमने शुरू किया था अकॉर्डिंग टू मी। क्या पढ़ रहे थे हम लोग बच्चों? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जस्ट स्टार्ट किया था। आई होप उसमें कुछ टर्म्स बोले थे, चलो उसको रिपीट करता हूं मैं वापस से। सो ब्रीदिंग इज नथिंग बट व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना? बिटवीन व्हाट? बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स और एल्वियोलाई। और इसमें दो मेन स्टेप्स आते हैं, याद है आप लोगों को कौन से दो मेन इंसिडेंसेस और स्टेप्स आते हैं? एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन, है ना? नॉर्मल ब्रीदिंग को हम लोग कुछ बोलते हैं, याद है आप लोगों को क्या बोलते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग को हम लोग? याद करो आशना। दिस वर्ड नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज यूपनोइया, ओके? और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल ब्रीदिंग है ये, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। Abdominal breathing is another term for your normal breathing, ठीक है? याद रखो ये। अब इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग में नॉर्मली क्या होता है? अबाउट 75% रोल होता है डायफ्राम का। कितना परसेंट रोल होता है? 75% रोल इसका होता है, एंड रिमेनिंग 25% रोल is of intercostal muscles. yes, intercostal muscles. 25% रोल, ये बताया था लास्ट लेक्चर में, लाइक दैट। अब जब हम लोग जबरदस्ती वाला ब्रीदिंग करते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो इन दिस केस, और अच्छा ये भी बताया था कि ये जो नॉर्मल वाला ब्रीदिंग ये किसके कंट्रोल में होता है? Medulla oblongata. यस, दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब ये जो फोर्सफुल ब्रीदिंग है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक ब्रीदिंग, याद रखो। इट इज कॉल्ड एज thoracic breathing and it is under control of cerebrum. Normally pregnant women do this kind of breathing, याद रखो। प्रेग्नेंट वीमेन में ये thoracic breathing होता है और इसमें रोल उल्टा रहेगा। अभी डायफ्राम का रोल कितना परसेंट होता है? डायफ्राम इज 25% और आईसीएम का रोल, आईसीएम इज इंटरकोस्टल मसल्स, इज 75%। याद रहेगा ये बच्चों? बोलो, विल यू बी एबल टू रिमेम्बर? ये चीजें याद रखनी है कि दूसरा नाम क्या है? एब्डोमिनल ब्रीदिंग किसका नाम है? ये नॉर्मल ब्रीदिंग का नाम है, और फोर्सफुल वाले का नाम होता है थोरैसिक ब्रीदिंग। अब आ जाओ आगे। तो ये जो भी ब्रीदिंग है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। ये सब प्रेशर का खेल है बच्चों। कौन सा प्रेशर? तो दो प्रेशर हम लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं। कौन से दो प्रेशर्स? एक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा होगा एल्वियोलर प्रेशर। कौन से दो प्रेशर बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्वियोलर प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो नॉर्मली कितना होता है? याद है, बताया था वैल्यू इसका मैंने पिछले लेक्चर में। 760. गुड। सो 760 यूनिट क्या? बोलो यूनिट। प्रेशर किस में मेजर करते हैं हम लोग? एमएमएचजी। पास्कल में। एमएमएचजी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ब्लड प्रेशर का यूनिट क्या है? ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एट सी लेवल। वो बदल सकता है अगर आप अल्टीट्यूड में जाओगे तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि वो वहां पे ऑक्सीजन कम होता है। तो ये सी लेवल वाला प्रेशर है। अब जब हम लोग एल्वियोलाई का प्रेशर देखेंगे, अब ये एल्वियोलाई का प्रेशर जो होगा वो
चेंज होगा +or -2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अगर एल्वियोलाई का प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर विल कम इनसाइड और एयर विल एंटर इनसाइड द एयर विल बी पुश्ड इनसाइड द लंग्स। अगर एल्वियोलाई का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो एयर विल बी फोर्स टू मूव आउट ऑफ द लंग्स और एल्वियोलाई। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो इसमें भी दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना, व्हेन यू से इनहेलेशन, तो इनहेलेशन कब होगा? इनहेलेशन तब होगा जब थोरैसिक कैविटी का या फिर लंग्स का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। सो द प्रेशर इनसाइड द लंग्स विल बी लेस। मतलब कितना? इट विल डिक्रीज, है ना? एल्वियोलर प्रेशर विल डिक्रीज and will become how much? 758 mmHg। याद है, ये बताया था लास्ट लेक्चर में। एक्सहेलेशन कब होगा? जब एल्वियोलाई का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ जाएगा। सो देयर विल बी इंक्रीज इन एल्वियोलर प्रेशर। तो कितना हो जाएगा ये एल्वियोलर प्रेशर? प्लस और टू माइनस हम लोगों ने पढ़ा था, माइनस और प्लस है तो इसमें भी बढ़ेगा, तो इट विल बी नाउ 762 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। याद आया आप लोगों को बच्चों? कम ऑन, टेल मी, डू यू रिमेंबर दिस? वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द लास्ट क्लास, एम आई राइट? चलो, अब इसमें एक डिसऑर्डर या कंडीशन भी बोला था मैंने कि कभी कभी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कुछ टर्म्स पढ़ा था आप लोगों ने, इफ यू रिमेंबर दैट। जैसे कई सारे टर्म्स है बट एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा था, कौन सा था वो? याद आया क्या? कौन सा? प्नोइया, हिप्नोइया। यू नो, हाइपो मतलब लो, ओके, और हाइपरोपिया भी हो सकता है। सो देयर आर सर्टेन टर्म्स और कंडीशंस, हम लोग पढ़ेंगे उसको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। दोनों मिलके अपना ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ। पहले हम लोग इनहेलेशन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है इनहेलेशन? इनहेलेशन इज नथिंग बट व्हाट? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, क्या? प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इनटू लंग्स। बराबर है बच्चों? The process of taking oxygen rich air into the lungs is known as the inhalation। इसको हम लोग इन ब्रीदिंग भी बोलते हैं, इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, ऑल आर सेम थिंग्स। इसको हम लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग इन ब्रीदिंग भी बोलते हैं, सब कुछ वही है। all these things are same only बच्चों। Is it clear to you? Please tell me. Yes kids? Yes, sir. चलो अब आ जाओ आगे। So now when we talk about this inhalation में क्या याद रखना है अपने को? So what all things you need to remember कि किसमें चेंज होता है? So changes सिर्फ दो ही चीजों में होंगी। सबसे पहले you will remember about muscles of the diaphragm। डायफ्राम में क्या होता है? डायफ्राम में दो टाइप के मसल्स हम लोगों ने सुने थे, इफ यू ऑल रिमेंबर। कौन से दो टाइप के मसल्स थे? बाहर के साइड से जो होते हैं वो एक्स्ट्रा, क्या क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। भूल गए क्या? डायफ्राम में जो मसल्स है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो बाहर के साइड से वो एक्स्ट्रा, एक्सटर्नल इंट्रिंसिक, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो अंदर के साइड में होंगे वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। सो हियर
Which muscles are involved in this? Do you remember? बोलो बच्चों, डायफ्राम के external intercostal muscles are involved here, so they will contract. ठीक है, external intercostal muscles will contract. उसके साथ में there will be also contraction of diaphragm. तो डायफ्राम खुद कॉन्ट्रैक्ट होगा. अभी ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स अलग है बच्चों. मेक अ स्मॉल करेक्शन. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. अलोंग विद दैट कौन से वाले मसल्स? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट. इंटरकोस्टल मसल्स विल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? thoracic cavity will increase in size and its volume will increase. So as a result of that, thoracic cavity increases in size and volume of lungs increases, or you can say lungs expands. As a result of this, lungs expands. समझ में आया क्या बच्चों? जैसे ही लंग्स एक्सपांड होंगे, प्रेशर का क्या होगा बताओ अभी? बोलो जल्दी जल्दी. एल्वियोलर प्रेशर विल डिक्रीज, है ना? एल्वियोलर प्रेशर विल डिक्रीज टू व्हाट लेवल? हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, टू 758 mmHg. या वी कैन से दैट alveolar pressure will decrease than the atmospheric pressure. Am I clear with this? Please tell me. बोलो बच्चों. Yes, sir. बोलो जल्दी जल्दी. और अब air will enter inside. Air is forced to enter inside the lungs. बराबर है? ये डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फ्लैट बन जाता है, वो याद रखो आप लोग. It becomes flat. Normally diaphragm is like this, dome shaped, relaxed condition में. तो अब ये जो thoracic cavity का साइज बड़ा है, वो कौन से एंगल में बड़ा है वो भी आपको याद रखना है. दैट इज एंटेरियो पोस्टीरियर. thoracic cavity का साइज बढ़ेगा ऐसे. एंटीरियर मतलब हेड का साइड, पोस्टीरियर मतलब टेल वाला साइड या एनस का साइड बोल सकते हैं हम लोग. सो कौन से साइड में ये बड़ा हुआ है? एंटेरियो पोस्टीरियर साइड से. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इनहेलेशन में एयर विल एंटर इनसाइड. अब यस, दिस इज ओनली द थिंग व्हाट यू ऑल शुड रिमेंबर. अब इसमें एक मैंने लॉ बोला था आप लोगों को, और ये एक्टिव है कि पैसिव है वो भी याद रखो. दिस रिक्वायर्स एनर्जी, सो इट्स अ एक्टिव प्रोसेस. ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई? आशना बोलो, नील बताओ, क्लियर है? नील, टेल मी. यस नील, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? एक्टिव प्रोसेस क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है. ओवरऑल ब्रीदिंग जब हम बोलते हैं तो उसको पैसिव बोलते हैं, बट यहाँ पे अगर हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को अलग अलग बोलेंगे तो इनहेलेशन एक्टिव है, एक्सहेलेशन पैसिव है. और ये इनहेलेशन वो लॉ फॉलो करता है. कौन सा लॉ हमने पिछले क्लास में पढ़ा था? इफ यू रिमेम्बर, कौन सा वाला? Boyle's law. बॉयल्स लॉ. क्या बोलता है ये बॉयल्स लॉ? याद करो. Pressure is inversely proportional to volume. The pressure inside container. The pressure inside container. क्यों होता है inhalation? उसका रीजन ये है, because there is a law which is Boyle's law, which states that the pressure inside the container is inversely proportionate to To the volume of the. yes, to the volume of container. तो यही चीज होती है. क्या होगा अभी इसमें? हमारे लंग्स में, लंग्स हमारे कंटेनर का काम कर रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, वो दे आर नाउ they are going and striking on the surface of that lungs or alveoli we can say.
So as a result of that, as a small size is there, so as size is small, pressure will be more. So that results or that causes what decrease in the pressure inside this your alveoli and hence air enters inside. तो इधर अपना क्या होगा, pressure in the lungs is less than the atmospheric pressure and hence air enters inside. तो ये तो normal inhalation हो गया. बट एक स्पेशल केस अगर हम लोग बोलेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे फोर्सफुल इनहेलेशन, ये याद रखो अभी जब फोर्सफुल इनहेलेशन की बात आती है बच्चों, तो इसमें आपका एक एडिशनल मसल भी एक्ट करता है. मतलब सिर्फ ये दो ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, उसके अलावा एक और मसल्स इसमें मदद करते हैं जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स का पार्ट है, विच आर कॉल्ड एज पेक्टोरलिस माइनर मसल्स. याद रखो, देयर इज contraction of pectoralis minor muscles too. तो ये भी याद रखने आपको, जब फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं हम लोग तब की बात है ये. यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? प्लीज टेल मी सब लोग, आर यू ऑल कॉन्फिडेंट विद दिस? आशना समझ में आया? नील, Yes, sir. उपमन्यु, यू आर ओके विद इनहेलेशन? Yes, sir. अब आ जाओ चलो आगे. इनहेलेशन के ऑपोजिट होगा अपना एक्सहेलेशन. बराबर है? एक्सहेलेशन में भी नॉर्मल एक्सहेलेशन चल रहा है. ये यहाँ पे हमने दोनों इनहेलेशन पढ़ा. ये वाला जो था ये नॉर्मल इनहेलेशन था और उसमें ये सब हुआ था. फोर्सफुल इनहेलेशन में एक एडिशनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसका नाम है पेक्टोरालिस माइनर मसल्स. चलो आ जाओ आगे. अब नॉर्मल एक्सहेलेशन की बात हम लोग करते हैं. नॉर्मल एक्सहेलेशन में सब उल्टा होगा. क्या होगा अभी बताओ मुझे? हाँ बोलो. सर फोर्सफुल नहीं होगा वो, अभी नॉर्मली. पहले नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम लोग. डायफ्राम में क्या होगा बताओ चलो? डायफ्राम के मसल्स, और ये डायफ्राम बहुत डेलिकेट होता है यार, बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर. एसेंशियल होता है. अगर इसमें गलती से भी छेद हो गया तो पर्सन कैन डाई. रिमेंबर दैट. EHRA ओके. डायफ्राम क्या होगा अभी यहाँ पे? विल रिलैक्स. डू यू एग्री विथ मी बच्चों? और कैसा शेप बनेगा इसका? बिकम्स डोम शेप. कैसा बनता है ये? डोम शेप. सर इज इट एक्टिव? एक्सहेलेशन के समय कैसे रिलैक्स करेगा? एक्सहेलेशन के समय तो अरे contract बच्चे, करेगा ना. नहीं नहीं नहीं, वही तो चीज है ना. यहाँ देखो, जब हम लोग इनहेल करते हैं, ये हमारा थोरासिक कैविटी है ना, इनहेल में वॉल्यूम ज्यादा चाहिए ना, तो अब आपका सर, ये जो डायफ्राम है, इनहेल करेंगे तब कॉन्ट्रैक्ट होगा. हाँ अब ये ऐसा होता है बिफोर इनहेलेशन, मतलब ये वॉल्यूम कम है इसका. जब हम लोग इनहेल करेंगे तो ये ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन. अब समझ में आया? बोलो जल्दी जल्दी. Yes, sir. तो इनहेलेशन के टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सहेलेशन में वो वापस डोम शेप बन जाएगा, मतलब वो रिलैक्स हो गया. तो I hope मुझे you लगा understand. कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो ऊपर जाना. हाँ हाँ, इसलिए ना वो ना confused ना, हो गया. कॉन्ट्रैक्ट में वो ऐसा फ्लैट बन जाता है. हो गया? ये समझ में आया सबको? डोम शेप्ड बन जाएगा. व्हाट एल्स विल हैपन नाउ? अब यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे. कौन से वाले? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल ऑल्सो रिलैक्स. एम आई क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है. अब जो एल्वियोलर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? एल्वियोलर प्रेशर इनसाइड द एल्वियोलाई क्या होगा? प्रेशर का Sir, बढ़ decrease जाएगा, होगा. इंक्रीज होगा. यस, इंक्रीजेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कितना इंक्रीज होगा हम लोगों ने ऑलरेडी वो सुना है. कितना हो जाएगा बोलो तो? 762 762. mmHg. ये चीज समझ में आई सबको? बोलो जल्दी जल्दी. अब व्हाट विल हैपन टू द thoracic cavity or volume of thoracic cavity? Volume of thoracic cavity will what? Sir, decrease. Will decrease.
ठीक है, और जो लंग्स होंगे या एल्वियोलाई होंगे वो रिकॉइल हो जाएंगे। ठीक है, लंग्स विल रिकॉइल। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज टेल मी, बोलो जल्दी जल्दी। और ये एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव है, बताओ। इट्स अ पैसिव प्रोसेस। समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी। हाँ, यस तो सर। ये जो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी है, अब ये चेंज कैसे होगा? मतलब इट विल, यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट डॉर्सोवेंट्रली, पीछे के साइड से और आगे के साइड से ऐसे चपटा हो जाएगा। सो कैविटी विल डिक्रीज इन इट्स साइज। इस तरह से कैविटी का साइज छोटा हो जाएगा। आई होप यू ऑल आर कॉन्फिडेंट विद दिस। तो ये नॉर्मल एक्सहेलेशन हो गया। और अगर फोर्सफुल एक्सहेलेशन है तो बोलो बच्चों। फोर्सफुल एक्सहेलेशन में कुछ एडिशनल चीजें होंगी और उसमें एब्डोमिनल और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। याद रखो, कौन से मसल्स? एब्डोमिनल मसल्स। एंड दूसरे वाले कौन से मसल्स हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, याद रखो ये। सो कंपैरेटिवली अगर हम लोग टाइम वाइज देखेंगे तो इनहेलेशन जल्दी खत्म होता है। इट इज कंप्लीटेड विद इन 2 सेकेंड्स। हाउ मच टाइम? 2 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाता है, 2 सेकेंड्स में। वेयर एज दिस इज कंप्लीटेड इन 3 सेकेंड्स। तो डिस्टिंग्विश समझ में आया क्या सब लोगों को? बोलो बच्चों, एवरीवन इज कॉन्फिडेंट अबाउट इट? Yes, sir. तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो जो रिब्स नीचे हैं थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, जब एक्सेल करते हैं तो वापस नीचे जाते हैं। सो दिस इज व्हाट लिफ्टिंग ऑफ रिब्स अप एंड ब्रिंगिंग देम डाउन इज द जॉब ऑफ द मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बिटवीन योर रिब्स, जो है आपके इंटरकोस्टल मसल्स। तो नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग आप लोगों ने पढ़ा है इसका। हाउ मेनी टाइम्स डू वी ब्रीथ पर मिनट बच्चों? बोलो 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 बोलो, पढ़े हो आप लोग यस ये? सर। रेट ऑफ ब्रीदिंग आप लोग ऑलरेडी पढ़ रेट चुके हो। ऑफ हाँ बोलो, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। पर मिनट, याद आया? और नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए हम लोग यूपनोइया बोलते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल ब्रीदिंग को यूपनोइया बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड मैंने, यू ऑल रिमेम्बर दिस टर्मिनोलॉजी, सर यूपनोइया। नॉर्मल ब्रीदिंग ज्यादा होगा ना फोर्सफुल वाले से? ज्यादा और कम क्या, किस चीज का बात कर रहे हो? सर नहीं, मतलब अगर हम लोग ऐसा देखें तो जब हमको ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्शियसनेस आता है तो हमको खुद करना पड़ता है। तो जब खुद करना पड़ता है वो कम होता है जितना नॉर्मली चलता रहता है। सो दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, इसके बाद वाला टॉपिक है अपना वो वॉल्यूम, कैपेसिटीज ऑफ द लंग्स और वॉल्यूम्स ऑफ द लंग्स। कितना वॉल्यूम हम लोग इनहेल करते हैं, कितना एक्सहेल करते हैं, फोर्सफुली कितना, सर वो नहीं, नॉर्मली मैं बोल कितना। रहा था कि मतलब पर मिनट कितना ज्यादा होता है, मतलब किसी को अगर हम लोग See, ब्रीदिंग। when you are doing sternus एक्सरसाइज इन दैट केस वो बढ़ सकता है, अदरवाइज वे जब हम लोग सोते रहते तो वो भी कम होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग का रेट जो 12 to 16 है, वो समझा? सर नहीं, मैं वैसे बोल रहा था कि अगर हम लोग किसी को रिमाइंड कर रहे हैं कि वो ब्रीथ कर रहा है तो उसको खुद करना पड़ता है, मतलब उसको कॉन्शियसनेस आ जाता है और वो खुद से करना चालू कर देता है। उसका ऑटोमेटिकली नहीं होता है जैसे कि ऑटोमेटिकली हम लोग नॉर्मली करते हैं। हम्म, तो तब तभी बढ़ उसमें जाता है, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, तब मैं बोल रहा था कि सर के जो नॉर्मली बढ़ जाता होगा और जब खुद से करना पड़ रहा हो तो कम होता होगा ना। हाँ, बट हियर देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दिस व्हेन यू आर टेलिंग समबडी टू ब्रीथ। वो सब वेरिएबल है, हम लोग नॉर्मल की बात करेंगे, नॉट होगा अबाउट। सर। हाँ, ब्रीदिंग इज द होल प्रोसेस। तो कुछ टर्म्स इसमें याद रख लो आप लोग। जैसे अभी इन्फेंट्स में अगर हम लोग बोलेंगे तो ये ज्यादा होता है, पता है आप लोगों को? दे ब्रीथ वेरी फास्ट,
44 times per minute. किसके लिए ये? This is for infants. When you talk about adults, it is this. ऐसे ही when you will say in case sometimes breathing में temporarily stop, तो उसको हम लोग बोलेंगे apnoea. कुछ टर्म्स मैं बता रहा हूँ, याद रखो अभी इधर. एपनोइया, एप मतलब एब्सेंट होगी, सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग. टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो. टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग इज एपनोइया. वैसे ही अपने एक्सक्रीशन चैप्टर में ये सब टर्म्स ऐसे ही सिमिलर पढ़े हैं. डिस्पनोनिया, डिस्पनोइया. डिस मतलब क्या था उसमें? पेनफुल, यू नो, डिसयूरिया था, पेनफुल यूरिनेशन. यहाँ पे क्या होगा? पेनफुल ब्रीदिंग होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? पेनफुल ब्रीदिंग. लाइकवाइज एस्फिक्सिएशन एक टर्म आप लोगों ने सुना है कभी? एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिएशन, इसका मतलब होता है सफोकेशन. जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा, then in that case we suffer from this asphyxiation. समझा बच्चों? Did you understand what is the meaning of this asphyxiation or asphyxia? बोलो जल्दी जल्दी, हाँ ना कुछ तो. ब्रैडीकार्डिया मतलब डिक्रीज्ड हार्टबीट होता है. कार्डिया तो ब्रैडी मतलब हमेशा कम होता है, तो यहाँ पे ब्रैडीपनोइया क्या होगा? मीनिंग बताओ. ब्रैडीपनोइया का मतलब होगा decreased rate of breathing than normal. Am I clear with this? Please tell me. बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? सर हाँ, चलो ये कुछ टर्म्स है. प्नोइया इज ब्रीदिंग, तो उसमें भी ए मतलब एब्सेंट, डिस मतलब पेनफुल, देन ब्रैडी मतलब स्लो. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी से. अब आ जाओ आप लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो है व्हाट वॉल्यूम्स ऑफ द lungs, we can say respiratory volumes and respiratory capacities. Are you ready for it everybody? शुरू करें हम लोग अभी. The topic is this: respiratory volumes and capacities. And capacities. चलो, are you ready for it everybody? तैयार है सब लोग? यस सर. तो क्लिनिकल कंक्लूजन्स के लिए जब डॉक्टर लोगों को देखना होता है वेदर लंग्स आर वर्किंग नॉर्मल, नॉट वर्किंग, इन दैट केस दे यूज अ स्पेशल डिवाइस. एक मशीन यूज करते हैं वो. पता है आप लोगों को उस मशीन का नाम क्या है? हाँ बच्चों, दैट मशीन इज कॉल्ड एज रेस्पिरोमीटर. रेस्पिरोमीटर इज द डिवाइस जिसमें ब्लो करना होता है लोगों को, और वो ब्लो करेंगे तो उनको वॉल्यूम ऑफ एयर पता चलता है, उससे पता चलेगा एफिशिएंसी ऑफ लंग्स कैसा है. तो याद रखो, रेस्पिरोमीटर नहीं, मेक अ स्मॉल करेक्शन, स्पाइरोमीटर. ये द नेम ऑफ द डिवाइस. रेस्पिरोमीटर फॉर रेस्पिरेशन के लिए होता है वो, यहाँ पे होगा स्पाइरोमीटर. ठीक है. एंड द मेथड और द टेक्निक इज कॉल्ड एज अ स्पाइरोमेट्री. स्पाइरोमेट्री इज द टेक्निक. तो चलो फिर हो जाओ शुरू बच्चों. 4 वैल्यूज है हमारे पास जिनको हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, एंड वी हैव 5 वैल्यूज जिनको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी. सो लेट्स बिगिन देन विथ दीज वैल्यूज. आर यू रेडी? सबसे पहला वैल्यू स्कूल में पढ़ा होगा आपने, बट इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ रहेगा, so we will learn now.
नॉट एन इश्यू। चलो बताओ, याद है सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? टाइडल वॉल्यूम, टीवी। क्या होता है ये? डू यू रिमेम्बर किड्स? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? किसी को याद है? आपने पढ़ा है? स्पाइरोमेट्री आशना, उस मेथड को बोलते हैं, द टेक्निक स्पाइरोमेट्री। ठीक है आशना, समझ में आया? Yes, sir. चलो आ जाओ आगे। पहला टर्मिनोलॉजी इज अबाउट टाइडल वॉल्यूम, इन शॉर्ट यू कॉल इट एज द टीवी। अब ये टीवी क्या होता है? सर इट इज ये जितना एक्सपिरेशन और हाँ नॉर्मल नॉर्मल इंस्पिरेशन और और नॉर्मल नॉर्मल एक्सपीरियंस। एक्सपिरेशन से वेरी गुड। जो वॉल्यूम निकलता है पर मिनट वो 500 वॉल्यूम ml। ऑफ, हाँ वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। per second is 500 ml and per minute is 6000 to 8000 ml। वेरी गुड। ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, याद रखना है ये वाला डेफिनेशन। आप अभी जो इनहेल एक्सेल कर रहे हो वही है ये। तो ये एट वंस हाउ मच इज दिस, ये वाला वॉल्यूम होता कितना है? 500 ml। वैल्यूज याद करना है आपको, रखना है 500 ml। सो यस, इफ यू टॉक अबाउट पर मिनट, तो ये पर मिनट जाएगा 6000 टू 8000। ठीक है, पर मिनट होगा आपका ये 6000 टू 8000 ml पर मिनट। हो गया लर्न, ये याद रहेगा। बोलो Yes, sir। बच्चों, सेकेंड वैल्यू सुन लो अभी। सेकेंड वैल्यू है IRV। एनीबडी Respiratory नोज? ये inspirate इंस्पिरेटरी, in इंस्पिरेटरी, reserve volume। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज IRV। क्या होता है ये इंस्पिरेटरी रिजर्व Forceful वॉल्यूम? respiration यस, अगर per आप minute it is 2500 to 3000 ml। yep, yep. So it is the volume of air that can be inhaled during forceful inhalation। ठीक है, बोलो बच्चों, क्या होगा मीनिंग इसका? वॉल्यूम ऑफ एयर Person can inhaled, respire। yes, inhaled forcefully, है कि नहीं? Yes, sir। Inhaled forcefully, this will be called as IRV, beyond your normal breathing। हाँ, मतलब उसके अलावा, beyond your tidal volume। This is again important thing you should remember, beyond TV और tidal volume। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको मेजर करेंगे उस स्पाइरोमीटर से, तो वो आ जाता है आपका 2500। ये एनसीईआरटी वाले वैल्यूज है जो मैं बोल रहा हूँ, 3000 ml। इज दिस क्लियर एवरीबडी? बोलो जल्दी Yes, जल्दी, sir। समझ में आया? Yes, sir. ओके, चलो अब आ जाओ तीसरा वाला वैल्यू पे। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? IRV के ऑपोजिट होगा एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाउ दिस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विल बी maximum volume of air that can be exhaled forcefully beyond tidal volume। Did you understand this? इधर जो हम लोगों ने Yes, इनहेल्ड sir। बोला था, उसके बदले इधर आएगा एक्सहेल्ड फोर्सफुली बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम। समझा बच्चों? यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस उर्वशी? यस। Yes, sir. So this volume will be again comparatively less than your IRV. So it will be about 1000 ml to 1100 ml। This is clear everyone? Yes children, समझ में आया? चलो अब आखिरी
वैल्यू, ओके, वॉल्यूम से रिलेटेड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. इट इज कॉल्ड एज आरवी, रेसिड्यूअल वॉल्यूम. रेसिड्यूअल वॉल्यूम या ओके, इन शॉर्ट यू कॉल इट एज आरवी. क्या होता है ये रेसिड्यूअल वॉल्यूम बच्चों? See, it is not like when you exhale, whole air is given out. Some The air, air remaining in lung yes, volume after of air that respiration. always Forceful remains. respiration. Yes. Even if you do forceful exhalation, some air will remain in your respiratory passage. उसी को हम लोग बोलते हैं residual volume. तो इसको 1100 to 1200. कैसे डिफाइन करेंगे आप? वॉल्यूम ऑफ एयर that always remain in lungs. Even That after always forceful respiration. remain in lungs after forceful exhalation. After forceful exhalation. तो ये वाला वॉल्यूम कंपैरेटिवली इसके जितना ही होता है, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम के जितना ही, 1100 to 1200 ml. तो यहां तक सबको समझ में है, बट यू कैनॉट मेजर दिस वॉल्यूम. याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है. क्या बोला मैंने? तो मेजर क्यों नहीं कर सकते? तुम बताओ क्या लगता है, व्हाई वी कांट मेजर दिस? अरे ये बचा हुआ वॉल्यूम है ना लंग्स के पैसेज में या रेस्पिरेटरी पैसेज में. हम लोग मेजर करते हैं कैसे? जो ब्लो हो चुका है उसको मेजर करते हैं ना. तो याद रखो, रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ दैट स्पायरोमीटर. समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी. वी कांट मेजर आरवी in spirometer. Did you get this? Please tell me. बोलो जल्दी जल्दी, हाँ कि ना? Yes, sir. because जो अंदर बचा हुआ एयर है वो कैसे मेजर करोगे? Your spirometer can measure only the air which is blown out, है ना? So that is the reason we can't measure RV. जहां जहां RV होगा वो वाला वैल्यू हम लोग स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते. कुछ और भी वैल्यूज आएगा अपने पास. तो इसको याद रखने के लिए देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में you can remember one word, this one, theory. This is the word which you can remember in the decreasing order. T मतलब TV, okay. E बोले तो ERV, R बोले तो RV, and I will be your IRV. You are understanding this बच्चों? इनका डिक्रीजिंग वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिया है, यू कैन चेक नाउ. सबसे ज्यादा किसका वैल्यू होता है? टी का. हाउ मच इज इट? सबसे कम से ज्यादा ही. तो सबसे कम टीवी है. हाउ मच वाज दैट? 500 ml. बराबर है. ईआरबी कितना